और तब उसे झुंझलाहट सी हुई। डायरी हाथ में थी और उसकी निगाहें फिर दूर की ऊंची इमारत पर अटक गई थीं, जिस पर बिजली के मुकुट जगमगा रहे थे और उन नामों में से वह किसी को नहीं जानता था। इलाहाबाद में सबसे बड़े कपड़े वाले के बारे में इतना तो मालूम था कि पहले वह बहुत गरीब था और कंधे पर कपड़ा रखकर फेरी लगाता था, और अब उसका लड़का विदेश पढ़ने गया हुआ है और वह खुद बहुत धार्मिक आदमी है, जो अब माथे पर छापा तिलक लगाकर मनमाना मुनाफा वसूल करता है और कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहा है। यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता, किसी के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं होता। कैनॉट प्लेस में खुले हुए लॉन हैं, तन्हा पेड़ हैं और उन दूर दूर तक खड़े तन्हा पेड़ों के नीचे नगर निगम की बेंचें हैं, जिन पर थके हुए लोग बैठे हैं और लॉन में एक आध बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चों की शक्लें और शरारतें तो बहुत पहचानी सी लगती हैं, पर गोलगप्पे खाती हुई उनकी मम्मी अजनबी है, क्योंकि उसकी आंखों में मासूमियत और गरिमा से भरा प्यार नहीं है। उसके शरीर में मातृत्व का सौंदर्य और दर्प भी नहीं है, उसमें सिर्फ एक खुमार है और एक बहुत बेईमानी और पिटी हुई ललकार है, जिसे न तो नकारा जा सकता है और न स्वीकार किया जा सकता है। वह ललकार सब कानों में गूंजती है और सब बहरों की तरह गुजर जाते हैं। लॉन पर कुछ क्षण बैठने को मन हुआ, पर उसे लगा कि वहाँ कोई भी ठिकाना नहीं। अभी कल ही तो चोर की तरह दबे पांव घास में बहता हुआ पानी आया था और उसके कपड़े भीग गए थे। तन्हा खड़े पेड़ों और उनके नीचे सिमटते अंधेरे में अजीब सा खालीपन है। तन्हाई ही सही, पर उसमें अपनापन तो हो। वह तन्हाई भी किसी की नहीं है, क्योंकि हर 10 मिनट बाद पुलिस का आदमी उधर से घूमता हुआ निकल जाता है। झाड़ियों की सूखी टहनियों में आइसक्रीम के खाली कागज़ और चने की खाली पुड़िया उलझी हुई हैं, या कोई बेघरबार आदमी शराब की खाली बोतल फेंक कर चला गया है। डायरी पर फिर उसकी नज़र जम जाती है और शोर शराबे से भरे उस सैलाब में वह बहुत अकेला सा महसूस करता है और लगता है कि इन 3 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसका अपना हो, जिसकी कचोट अभी तक हो, खुशी या दर्द अब भी मौजूद हो। रेगिस्तान की तरह फैली हुई तन्हाई है, अनजान सागर तटों की खामोशी और सूनापन है, और पछाड़ खाती हुई लहरों का शोर भर है, जिससे वह खामोशी और भी गहरी होती है। मोज़े की शक्ल में कटा हुआ आसमान है और जामा मस्जिद के गुंबद के ऊपर चक्कर काटती हुई चीलें हैं। औरतों का पीछा करते हुए फूल बेचने वाले और यतीम बच्चों के हाथ में शाम की खबरों के अखबार हैं। और तभी चंदर को लगा कि एक अरसा हो गया, एक ज़माना गुजर गया, वह खुद अपने से नहीं मिल पाया। अपने से बातें करने का वक्त ही नहीं मिला, यह भी नहीं पूछा कि आखिर तेरा हाल चाल क्या है और तुझे क्या चाहिए। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई और उसने हर शुक्रवार के आगे नोट किया, खुद से मिलना है, शाम 7 बजे से 9 बजे तक। और आज भी तो शुक्रवार ही है, यह मुलाकात आज होनी चाहिए। घड़ी पर नज़र जाती है, 7 बजा है, पर मन का चोर हावी हो जाता है। क्यों न पहले टी हाउस में एक प्याला चाय पी ली जाए। न जाने क्यों मन अपने से मिलने में घबराता है, रह रह कर कतराता है। तभी उस पार से आता हुआ आनंद दिखाई दिया। वह उससे भी नहीं मिलना चाहता। बड़ा बुरा मर्ज है आनंद को। वह उस छूत से बचा रहना चाहता है। आनंद दुनिया में दोस्त खोजता है,
ऐसा दोस्त जो ज़िंदगी में गहरे न उतरे पर उसके साथ कुछ देर रह सके और बातें कर सके। उसकी बातों में अजीब सा बनावटीपन है, वह बनावटीपन जो आदमी किताबों से सीखता है और उसे लगता है कि वही बनावटीपन खुद उसमें भी कहीं न कहीं है। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दर्जों में बैठ कर वह किताबों से ज़िंदगियों के मरे हुए ब्यौरे पढ़ रहा था और अब आज उसे लगता है कि वह सारा वक्त बड़ी बेरहमी से बर्बाद किया गया है। उसने उन खंडहरों में समय बर्बाद किया है जिनकी कथाएं अधपढ़े गाइडों की ज़बान पर रहती हैं, जो हर बार उन मरी हुई कहानियों को हर दर्शक के सामने दोहराते जाते हैं। यह दीवाने ख़ास है, ज़रा नक्काशी देखिए, यहाँ हीरे जवाहरातों से जड़ा सिंहासन था। यह जनाना हराम है और यह वह जगह है जहाँ से बादशाह अपनी रियाया को दर्शन देते थे। यह महल सर्दियों का है, यह बरसात का, और यह हवादार महल गर्मियों का। और इधर आइए संभल के, यह वह जगह है जहाँ फांसी दी जाती थी। चंदर को लगा जिंदगी के 25 साल वह उन गाइडों के साथ खंडहरों में बिता कर आया है जिनकी जीवंत कथाओं को वह कभी नहीं जान पाया। सिर्फ दीवाने ख़ास उसे दिखाया गया, नक्काशी दिखाई गई और जनाने हमाम में घुमाकर गाइड ने उसे फांसी वाले अंधेरे और बदबूदार कमरे में छोड़ दिया जहाँ चमगादड़ लटके हुए बिलबिला रहे हैं और एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक रस्सी लटक रही है जिसका फंदा गर्दन में कस जाता है और आदमी झूल जाता है और उसके बाद अंधे कुएं में फेंकी गई सिर्फ वे लाशें रह जाती हैं। उसमें और उनमें कोई अंतर नहीं। माफ कीजिएगा। और आनंद भी उनसे अलग नहीं है। चंदर कतरा जाना चाहता था क्योंकि आनंद आते ही किताबी तरीके से कहेगा, यार तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, बिलक्रीम लगाते हो, लड़कियां तुम तबाह हो जाती होंगी। और तभी चंदर के को सामने पाकर आनंद रुक जाता है। हेलो, यहाँ कैसे? क्यों लड़कियों पर जुल्म ढा रहे हो? सुनकर मुझे हंसी आ जाती है। किधर से आ रहे हो? डायरी जेब में रखते हुए पूछता है। आज तो यूं ही फंस गए, आओ एक प्याली कॉफ़ी हो जाए, आनंद कहता है। फिर एक क्षण रुककर वह दूसरी बात सुझाता है, या और कुछ? चंदर इसका मतलब समझकर ना कर देता है। वह जोर देता है, चलो फिर आज तो हो ही जाए, क्या रखा है इस जिंदगी में। कहते हुए वह झूठी हंसी हंसता है और धीरे से हाथ दबाकर पूछता है, प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, कुछ पैसे हैं? उसके कहने में कोई हिचक नहीं है। और न उसे शर्म ही आती है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरी बीच की सर्दी खांसी की के व्यवधान के लिए, क्योंकि मुझे कल काफ़ी हेडेक हो गया था और स्टीम ले रही हूँ, तो उसका थोड़ा सा असर है और जल्दी ठीक होगा आपकी दुआ से। कहानी को रिज्यूम करते हुए, बड़ी सीधी सी बात है, पैसे कम है। अच्छा पार्टनर, मैं अभी इंतज़ाम करके आया। वह विश्वास को गहराता हुआ कहता, यहीं रुकना, चले मत जाना। और वह जाता है तो फिर नहीं आता। चंदर यह पहले से जानता है। कुछ देर बाद वह टी हाउस में घुस जाता है और मेज़ों के पास चक्कर काटता हुआ कोने वाले काउंटर से सिगरेट का पैकेट लेकर एक मेज़ पर जम जाता है। हेलो, कोई अनजाना चेहरा कहता है। बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ और वह भी वहीं बैठ जाता है। दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। टी हाउस में बेपनाह शोर है, खोखली हंसी के ठहाके हैं और दीवार पर एक घड़ी है जो हमेशा वक्त से आगे चलती है। 3 रास्ते बाहर से आने और जाने के लिए हैं और
चौथा रास्ता बाथरूम जाता है। बाथरूम के पॉट्स में फिनाइल की गोलियां पड़ी हैं और गैलरी में एक शीशा लगा हुआ है। वह हर आदमी जो बाथरूम जाता है उस शीशे में अपना मुंह देखकर लौटता है। गैलार्ड में डिनर डांस की तैयारी हो रही है। कुर्सियों की 3 कतारें बाहर निकाल कर रख दी गई हैं। उधर वोल्गा पर विदेशियों की भीड़ बढ़ रही होगी और तभी एक जोड़ा भीतर आता है। महिला सजी धजी है और जोड़े में फूल भी है। आदमी के चेहरे पर अजीब सा गुरूर है और वे दोनों फैमिली वाली सीट पर आमने सामने बैठ जाते हैं। बैठने से पहले उनमें कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ इतना भर कि जब महिला बैठने के लिए मुड़ी थी तो साथ वाले आदमी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर सहारा भर दिया था। इतना सा साथ था दोनों। उनके पास भी बात करने के लिए शायद कुछ नहीं है। महिला अपना जूड़ा ठीक करते हुए औरों को देख रही है। और साथ वाला आदमी पानी के गिलास को देख रहा है। किसी के देखने में कोई मतलब नहीं है। आंखें हैं इसलिए देखना पड़ता है। अगर न होती तो सवाल ही नहीं था। एक जगह देखते देखते आंखों में पानी आ जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि इधर उधर देखा जाए। बेरा उनकी मेज़ पर सामान रख जाता है और दोनों खाने में मशगूल हो जाते हैं। कोई बात नहीं करता। आदमी खाना खा के दांत कुरेदने लगता है और वह महिला रुमाल निकाल कर अंदाज से लिपस्टिक ठीक करती है। अंत में बेरा आकर पैसे लौटाता है तो आदमी कुछ टिप छोड़ता है, जिसे महिला गौर से देखती है और दोनों लापरवाही से उठ खड़े होते हैं। फिर उन दोनों में हल्का सा संबंध उसे नज़र आता है। वह आदमी ठिठक कर साथ वाली महिला को आगे चलने का इशारा करता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। चंदर का मन और भारी हो जाता है। अकेलेपन का नागपाश और भी कस जाता है। अपने साथ बैठे हुए अनजान दोस्त की तरफ वह गहरी नज़रों से देखता है और सोचता है, अजनबी ही सही पर इसमें पहचान तो। इतनी पहचान भी बड़ा सहारा देती है। चंदर को अपनी ओर देखते हुए वह साथ वाला दोस्त कुछ कहने को होता है, पर जैसे उसे कुछ याद नहीं आता। फिर अपने को संभाल कर उसने चंदर से पूछा, आप तो शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री में हैं। मुझे याद पड़ता है कि कहते हुए वह रुक जाता है। चंदन का पूरा शरीर झंझना उठता है और एक घूंट में बची हुई कॉफ़ी पीकर वह बड़े संयत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में कभी नहीं था। वह आदमी आगे अटकलें भिड़ाने की कोशिश नहीं करता। सीधे सीधे उस अनजान संबंध को मजबूत बनाते हुए कहता है, ऑल राइट पार्टनर, फिर कभी मुलाकात होगी। और सिगरेट सुलगाता हुआ उठ जाता है। चंदर बाहर निकलकर बस स्टॉप की ओर बढ़ता है। मद्रास होटल के पीछे बस स्टॉप पर 4-5 लोग खड़े हैं और पुलिस वाला स्टॉप की छतरी के नीचे बैठा सिगरेट पी रहा है। सिगरेट सुलगाता हुआ उठ जाता है ना ये और उसके बाद चंदर बाहर बस स्टॉप की तरफ बढ़ता है और जो पूरा वर्णन है होटल के पीछे, मतलब माहौल, मतलब एटमॉस्फेयर और एम्बियंस का इतना सुंदर चित्रण कमलेश्वर ने किया है, जो मतलब छोटा छोटा एक दो वाक्य का कहानी में जान फूंकने वाला। चंदर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। सब जानना चाहते हैं कि बस कब तक आएगी, पर कोई किसी से कुछ भी नहीं पूछता।
पेड़ के अंधेरे में वह चुपचाप खड़ा है, नीचे पीले पत्ते पड़े हैं जो उसके पैरों से दबकर चिरमुराने लगते हैं, और पीले पत्तों की वह आवाज़ उसे वर्षों पीछे खींच ले जाती है। इस आवाज़ में एक बहुत गहरा अपनापन है, उसे बड़ी राहत सी मिलती है। ऐसे ही पीले पत्ते पड़े हुए थे उस राह पर। बहुत साल पहले इंदिरा के साथ एक दिन वह चला जा रहा था। कुछ भी नहीं था उसके सामने, वह खंडहरों में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा था। और तब इंदिरा ने ही उससे कहा था, चंदर तुम क्या नहीं कर सकते। वही पहचानी हुई आवाज़ फिर उसके कानों से टकराती है, तुम क्या नहीं कर सकते। और यह कहते कहते इंदिरा की आंखों में अदम्य विश्वास झलक आया था। और इंदिरा की उन प्यार भरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा था, मेरे पास है ही क्या, समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी इंदिरा, इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी मेरी खातिर बिगाड़ लो। पता नहीं मैं किस किनारे लगूं, भूखा मरूं या पागल हो जाऊं। तो ये थी एक प्रेम कथा की शुरुआत। बेहद सशक्त खूबसूरत एक कहानी है, खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर की उनके उस संग्रह से। आप ज़रूर सुनकर बताएं कि कैसा लगा मेरा पाठ। धन्यवाद।